तो हमने कहाँ पर छोड़ा था लास्ट टाइम, वहाँ से शुरू करते हैं। ऋषुराज, आई एम न्यू टू दिस चैनल, आई हैव कंप्लीटेड मैकेनिक्स। बहुत बढ़िया, बिल्कुल आप हैं एलिजिबल हैं और आप इस क्लास में देखें कुछ नया सीखने को मिलता है तो अच्छी बात। अभी तो फिलहाल मैं मैकेनिक्स पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो हमने क्या क्या पढ़ रखा था लास्ट क्लास में? हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था रेफरेंस फ्रेम, रिलेटिव मोशन एंड 1D रिलेटिव मोशन। रेफरेंस फ्रेम पढ़ा था, रिलेटिव मोशन पढ़ा था, और रिलेटिव मोशन एक 2D में बहुत ज़्यादा ना पढ़ के हम 1D रिलेटिव मोशन हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। फिर हमने लास्ट क्लास में एक हेडिंग थी जहाँ पर हमने छोड़ा था, और हमने उस हेडिंग में आपसे कहा था कि कंडीशन ऑफ कोलिजन बिटवीन टू पार्टिकल्स हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। कंडीशन ऑफ कोलिजन बिटवीन टू पार्टिकल्स फॉर पार्टिकल्स मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी। अगर पार्टिकल कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहे हैं तो उनकी कंडीशन क्या होनी चाहिए, ध्यान से सुनिएगा जरा। मान लेते हैं कि ये दो पार्टिकल हैं बच्चों, ये और ये, यहां पर ये है पार्टिकल 1 और ये है पार्टिकल 2, ठीक है। पार्टिकल 1 की वेलोसिटी है v1 जो कि कांस्टेंट है, ध्यान रखिएगा, और पार्टिकल 2 की वेलोसिटी है v2 और ये भी कांस्टेंट है, ठीक। तो हम लोग फॉर पार्टिकल्स मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, इनके टक्कर होने की, इनके टकराने की क्या कंडीशन होगी ये पढ़ने जा रहे हैं, ठीक। तो जरा देखते हैं क्या कंडीशन होगी। कोलिजन मतलब टकराने की जो कंडीशन है ना, वो बहुत सिंपल सी है, इजी सी है, बड़ा अगर आप ध्यान से देखें, और रिलेटिव मोशन अगर आपको समझ में आ गया है तो आप बहुत आसानी से बता सकते हैं। मान लीजिए दो पार्टिकल को टकराना है, ठीक है। इन दो पार्टिकल की बात करते हैं। एक पार्टिकल मैं हूं और एक ये पेन है, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, इसको मुझसे टकराना है। तो इसकी वेलोसिटी और मेरी वेलोसिटी, मैं इधर जा रहा हूं, ये इधर जा रहा है। तो टकराने के लिए अगर मैं अपने फ्रेम में चला जाऊं बच्चों, अपने फ्रेम में, अभी मैं आपके क्वेश्चंस के आंसर थोड़े चैट पर कम दे पाऊंगा, मैं पढ़ाने पर फोकस कर रहा हूं। फिर जब आपको क्वेश्चन दूंगा तो मैं आपके चैट बॉक्स में क्वेश्चंस पढ़ लूंगा, अभी फिलहाल कुछ भी नहीं। तो ये मैं अपने फ्रेम में चला जाऊं, या इन दो पार्टिकल, जो मैं एक पार्टिकल और एक ये पार्टिकल, इन दोनों में से किसी भी एक की फ्रेम में चला जाऊं, तो वो पार्टिकल तो बच्चों रेस्ट पर आ जाएगा, ये हमने पढ़ा है, ठीक है। अब मेरा सर रेस्ट पर है, मैं एक पार्टिकल हूं, मेरा एक सर जो है ना वो रेस्ट पर है। तो बताइए दूसरा पार्टिकल किधर आए, उसकी वेलोसिटी किधर हो ताकि वो मेरे से टकराए। तो क्या किधर होनी चाहिए? ऐसी होनी चाहिए, ऐसी, ऐसे निकल जाए, ऐसे निकल जाए। अबे किधर होनी चाहिए? मेरी तरफ होनी चाहिए ना, मेरी तरफ, तो ही तो मुझसे टकराएगा, ठीक। तो बहुत सिंपल, अगर मैं एक पार्टिकल के फ्रेम में चला जाऊं, किसके, किसी भी एक पार्टिकल के, फॉर एग्जाम्पल मैं 2 के फ्रेम में चला जाऊं, इन फ्रेम ऑफ 2, इन फ्रेम ऑफ 2, फ्रेम याद है, रेफरेंस फ्रेम लास्ट क्लास में पढ़ा था, है ना। तो 2 के फ्रेम में मुझे क्या दिखना चाहिए बच्चों? ये 2 है, 2 अब रेस्ट पे आ गया, हम जिसके फ्रेम में जाते हैं वो रेस्ट पर आ जाता है, ये 1 है, ठीक। तो 2 के फ्रेम में जाने पर 1 की वेलोसिटी किधर होनी चाहिए? 2 की ओर होनी चाहिए या थोड़ा साइड से निकल जाए? अबे टकराना है, टकराना है, तो टकराने के लिए वेलोसिटी का डायरेक्शन 2 की ओर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? कौन सी वेलोसिटी है? वेलोसिटी ऑफ 1 किसके फ्रेम में? 2 के फ्रेम में, ये इसका डायरेक्शन है। चलिए बताइए 1 का पोजीशन वेक्टर 2 के रिलेटिव क्या है? ये तो सर आपने गुरुजी पढ़ाया है, क्या पढ़ाया है? पोजीशन वेक्टर ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2, ऐसे तो शो किया जाएगा, और इसको लिखा जाएगा R1 माइनस R2, और ये है वो वेक्टर। अगर मैं कहता हूं तो कि ये अगर 2 है, मैं दोबारा डायग्राम बना देता हूं, क्योंकि उस डायग्राम में मैंने वेलोसिटी का डायग्राम बना दिया है, एरो बना दिया है, तो आप कंफ्यूज ना हो जाएं। क्या मैं कह सकता हूं ये है R12 वेक्टर? अरे ये ऐसे सोच लो ना बे, 2 के फ्रेम में जाने का मतलब 2 के फ्रेम में गए और वेलोसिटी को उल्टा करके जोड़ दिया, और उल्टा करके जोड़ने के बाद रिजल्टेंट वेलोसिटी कैसी होनी चाहिए? ताकि 2 की ओर होनी चाहिए, ताकि 2 से टकरा जाए, ठीक। क्या मैं कह सकता हूं ये 1 का पोजीशन वेक्टर है बच्चा पार्टी, ये 1 का पोजीशन वेक्टर है विद रिस्पेक्ट टू 2, ये 1 का पोजीशन वेक्टर है, ये है बाहर की ओर,
और वेलोसिटी किधर होनी चाहिए, अंदर की ओर, तभी तो टकराएगा। पोजीशन वेक्टर बाहर की ओर, वेलोसिटी उसके अपोजिट अंदर की ओर होगी तो ये टकरा जाएगा। ठीक है, तो टकराने की कंडीशन बच्चों यहां से क्या आई, टकराने की कंडीशन बच्चों यहां से आई कि r12 जो वेक्टर है ना वो अपोजिट होना चाहिए v12 वेक्टर के। देख लीजिए, फिर से देख लीजिए, r12 जो वेक्टर है, जो r12 वेक्टर आपको दिख रहा है यहाँ डायग्राम में, वो किधर की ओर गया है बच्चों, बाहर की ओर गया है कि नहीं गया, ये है r12 वेक्टर। ठीक, और v12 देखो r12 के अपोजिट है कि नहीं है, तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट होंगे तो कोलिजन की कंडीशन बैठ जाएगी। ठीक है, तो r12 और v12 एक दूसरे के अपोजिट होनी चाहिए, ये कंडीशन है। अब याद करें, यूनिट वेक्टर हमने सीखा है, यूनिट वेक्टर यूनिट वेक्टर यूनिट वेक्टर यूनिट वेक्टर, याद आ गया, वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। तो r1 माइनस r2 डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ r1 माइनस r2, r12 की वैल्यू होती है r1 माइनस r2, ये हो गया यूनिट वेक्टर r12। ठीक, तो इस दोनों के डायरेक्शन अपोजिट होने का मतलब क्या हुआ, यूनिट वेक्टर क्या बताता है, डायरेक्शन, तो दोनों के यूनिट वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में होने चाहिए। अपोजिट का मतलब माइनस साइन लगा दें और आना चाहिए v1 माइनस v2 अपॉन v1 माइनस v2 का मॉड। तो r12 के अलोंग यूनिट वेक्टर अपोजिट होना चाहिए v12 के अलोंग यूनिट वेक्टर का। यह है कंडीशन ऑफ कोलिजन। क्या गुरुदेव ये याद रखनी है, नहीं याद रखनी है, समझनी है। कि क्या समझनी है, समझना ये है कि अगर एक पार्टिकल के फ्रेम में जाएंगे तो दूसरे पार्टिकल की वेलोसिटी यदि कांस्टेंट है तो उसको पहले पार्टिकल की ओर होना चाहिए, टुवर्ड्स फर्स्ट पार्टिकल होना चाहिए, जिसके फ्रेम में जाते हैं उसकी ओर होना चाहिए। क्लियर बच्चों। ठीक, मनीषा राय, बेटा जाए, मैं बहुत बार इसका आंसर दे चुका हूं और फिर से दे रहा हूं। NSEP 2023 आपके सिलेबस में ऊपर लिखा भी हुआ है, जहां पर थंबनेल आती है, तो वो पहला जो NSEP होगा नवंबर में, उसके पहले मैं सिलेबस ख़त्म करा दूंगा। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और ज़रा एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या है ज़रा देखते हैं। फाइंड द कंडीशन ऑफ कोलिजन फॉर पार्टिकल 1 एंड पार्टिकल 2। कोई फॉर्मूला मैंने नहीं बताया है, ध्यान रखिएगा, मैंने सिर्फ सोचने का तरीका बताया है। ये है क्वेश्चन आपके सामने बच्चों। यहाँ एक पार्टिकल जो है वो v1 वेलोसिटी से आ रहा है, ये है v1 वेलोसिटी कांस्टेंट। दूसरा पार्टिकल बच्चों v2 वेलोसिटी से जा रहा है, ये भी है कांस्टेंट। ठीक, ये L2 डिस्टेंस पर है t बराबर 0 पर, और ये L1 डिस्टेंस पे। जिस समय मैंने देखना ऑब्जर्व किया, जिस समय मैंने ऐसे देखना शुरू किया, उस समय मैंने टाइमर दबा दिया और t इक्वल टू 0 शुरू हो गया। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि क्या रिलेशनशिप होनी चाहिए। रिलेशनशिप मतलब रिलेशनशिप v1 v2 L1 L2 में क्या रिलेशनशिप हो ताकि ये कोलाइड करें। आपको 1 मिनट दे रहा हूं, ट्राई करिए, फिर मैं बताता हूं। सर व्हाट बुक्स टू फॉलो फॉर ओलंपियाड्स टू लर्न थ्योरी। बेटा इसके लिए ना मुझे लग रहा है मुझे एक वीडियो ही बनाना पड़ेगा, क्योंकि अलग अलग बुक्स हैं, अलग अलग चीज़ें हैं जो ओलंपियाड के लिए बहुत फ़ायदेमंद हो सकती हैं। वो मैं उसके लिए एक वीडियो ही बना दूंगा, है ना, वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। दो मेथड से इस क्वेश्चन को मैं करने जा रहा हूं बच्चों। सबसे पहले मेथड 1, जरा ध्यान दीजिएगा। मेथड 1 क्या है? मेथड 1 मेरा ये है बच्चों, मेरा मानना ये है कि अगर ये दो पार्टिकल के पाथ हैं, ये है पार्टिकल 1 का पाथ, मतलब पाथ का मतलब इसी लाइन पर चल रहा है वो, और ये है पार्टिकल 2 का पाथ। ठीक,
तो पार्टिकल 2 इस लाइन पर चल रहा है और पार्टिकल 1 जो है वो इस लाइन पर चल रहा है। अब आपसे पूछा जा रहा है बताइए ये टक्कर कहाँ करेंगे, तो भैया एक बात बताइए, वहीं तो टक्कर करेंगे जहाँ इनके पाथ इंटरसेक्ट करते होंगे। ऐसा थोड़ी ना हो सकता है कि यहाँ टक्कर कर जाएं। 1 यहाँ कैसे पहुँचेगा यार, 1 यहाँ पर कैसे पहुँचेगा, पहुँच पाएगा क्या? जब उसका ये पाथ है तो वो यहाँ कैसे पहुँचेगा यार? तो टक्कर तो एक ही जगह हो सकती भाई जहाँ पाथ इंटरसेक्ट करते हो, पहले तो ये समझ लीजिए। ठीक, ये तो वही बात होगी कि मैं आपसे बोलूँ कि यार मैं यार उस दिन आपसे मिला था, तब मैं जब दिल्ली में था और आप बॉम्बे में थे तो हम लोग मिले थे। अरे ऐसे कैसे मिल लिए भाई, एक ही पॉइंट पर तो मिलोगे ना। तो दोनों की पाथ, दोनों की लाइन जिस पे वो ट्रैवल कर रहे हैं जहाँ इंटरसेक्ट करेगी वहीं पर दोनों कोलाइड कर सकते हैं और कोई ऑप्शन नहीं है। तो क्या मैं कह सकता हूँ बिना रिलेटिव के कि जितने समय में V1 वाला पार्टिकल 1 वाला पार्टिकल ओरिजिन पर पहुँचे, यदि उतने ही समय में 2 वाला पार्टिकल ओरिजिन पर पहुँच जाए तो कोलिजन होना तय है बच्चा। ठीक, तो देखते हैं 1 वाला पार्टिकल ओरिजिन पर कितने समय में पहुँचेगा। तो मैं कह सकता हूँ L1/V1 समय में पहुँचेगा। अच्छा, 2 वाला पार्टिकल ओरिजिन पर कितने समय बाद पहुँचेगा, L2/V2 समय बाद। ये लीजिए कंडीशन आ गई कोलिजन की। अगर ये हो गया तो जिस समय ऊपर वाला पार्टिकल ओरिजिन पर पहुंचेगा एग्जैक्टली उसी समय दूसरा वाला पार्टिकल भी ओरिजिन पर पहुंचेगा और दोनों लोग एक दूसरे से हाथ मिलाएंगे, थप्पड़ मारेंगे, मतलब कोलिजन होगा कुल मिलाकर के। ये है मेन बात। ये है मेथड नंबर 1। अब आते हैं मेथड नंबर 2, क्योंकि आपके मन में यह आ रहा होगा, पढ़ा रहे हो रिलेटिव वेलोसिटी और धीरे से बिना रिलेटिव वेलोसिटी के इस क्वेश्चन का आंसर आपने निकाल लिया। हम तो तब से सर रिलेटिव वेलोसिटी में खोए हुए थे, हम तो वही कर रहे थे जो आपने भी पढ़ाया था। क्यों कर रहे थे भाई, किसने कहा? आपसे तो सिर्फ ये कहा है कि यार इस कोलिजन की कंडीशन निकालिए, है ना। अब आते हैं उस मेथड पर जो मैंने थोड़ी देर पहले बताया है। वो मेथड क्या है बच्चों, देखते हैं। उसमें क्या था, ये और ये पार्टिकल है, ये 1 L1 डिस्टेंस पर V1 वेलोसिटी से आ रहा है और ये है 2 L2 डिस्टेंस पर V2 वेलोसिटी से आ रहा है। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा भाई। मैं 2 के फ्रेम में जा रहा हूँ विद रिस्पेक्ट टू 2। अगर बच्चा मैं 2 के फ्रेम में जा गया तो आप चाहें तो 2 पर ओरिजिन शिफ्ट कर दें, ये भी कर सकते हैं, और चाहें तो वहीं ओरिजिन रखें, पुराना वाला और नया वाला यहाँ आ जाएगा और डॉटेड लाइन से शो कर देता हूँ। तो 2 किस पर आ जाएगा, रेस्ट पर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। और फिर क्या करते हैं, जिसके फ्रेम में जाते हैं उसकी वेलोसिटी उल्टा करके जोड़ते हैं। तो ध्यान दीजिए, ये है V1, ठीक, और V2 को उल्टा करके बच्चा पार्टी जोड़ दीजिए, तो ये आ गया V2। यानी कि पार्टिकल 1 के पास इन दो वेलोसिटी का जो रिजल्टेंट होगा, इन दो वेलोसिटीज का, V1 तो उसके पास खुद थी, अच्छा दूसरी 2 की वेलोसिटी का उल्टा करके हमें वेक्टर एडिशन कर देना था। तो ये पता है कौन सी वेलोसिटी आ जाएगी, 2 के फ्रेम में 1 की वेलोसिटी आ जाएगी, V1 विद रिस्पेक्ट टू 2। अच्छा अब ये बताइए, अगर ये रेस्ट पर है, ये L2 ये L1, अगर 2 भाई साहब रेस्ट पर है, जो पार्टिकल नंबर 2 आपको दिख रहा है जिस पे रेस्ट मैंने लिखा हुआ है बच्चों, वो अगर रेस्ट पर है तो पार्टिकल 1 को 2 की ओर आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, है ना। इसका मतलब मैं कह सकता हूँ ये वेलोसिटी का डायरेक्शन एग्जैक्टली यही होना चाहिए। तो ये थीटा जो है, चाहे मैं वेलोसिटी वाले ट्राइंगल से निकालूं ये V2 और ये V1, और चाहे मैं L1 L2 वाले बड़े वाले ट्राइंगल से निकालूं, सेम आना चाहिए, तभी तो ये टकराएगा, है ना। तो tan थीटा की वैल्यू क्या आ गई बच्चा, L2/L1 आ गई बड़े वाले ट्राइंगल से। अच्छा छोटे वाले ट्राइंगल से बोलो क्या आई, V2/V1 आ गई छोटे वाले ट्राइंगल से। और ये क्वेश्चन खत्म हो गया। देख लीजिए, चेक कर लीजिए, कोई डाउट आए तो पूछ लीजिए। मेरे ख्याल से आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो मैं अपनी बात उम्मीद करता हूँ आपको समझा पाया होऊंगा बच्चों। अब एक इंटरेस्टिंग बात और बताता हूँ, वो ये कि आप कहोगे कि सर रिलेटिव पढ़ाई क्यों रहे हो, हमें तो बिना रिलेटिव वाला मेथड बेस्ट लग रहा है, ये मेथड ज़्यादा अच्छा है, आप हमें रिलेटिव पढ़ा के तो बेकार कर दे रहे हो यार। रिलेटिव से जो मेथड बताया हमें तो ये ज़्यादा टफ लग रहा है, एक के फ्रेम में जाओ, ऐसे देखो और वैसे देखो और वो 1 की ओर आ रहा है, ऐसे कैसे काम चलेगा, मतलब ये तो आप ज़्यादा टफ पढ़ा रहे हैं ना। मैं बताता हूँ कि आखिरकार क्या फ़ायदा है
टू के फ्रेम में जा करके इस क्वेश्चन को करने का। जरा ध्यान से सुनिएगा। फायदा यह है बच्चों कि अगर मान लीजिए मैं आपसे बोलूं कि इन पार्टिकल का एक्सीलरेशन भी था, इस क्वेश्चन में मान लीजिए ये बोला जाए कि बोथ हैव, ऐड कर रहा हूं, बोथ हैव सेम एक्सीलरेशन, बोथ हैव सेम एक्सीलरेशन, ठीक है, मतलब डायरेक्शन में भी और मैग्नीट्यूड में भी। अगर दोनों का एक्सीलरेशन सेम है, मान लीजिए वो एक्सीलरेशन जो है वो दोनों का कुछ इस डायरेक्शन में है, ठीक, इस डायरेक्शन में, तो ये पार्टिकल तो सीधा नीचे गिरेगा, वैसे जैसे ग्रेविटी में लोग गिरते हैं, है ना, क्योंकि नीचे की ओर है। और ग्रेविटी में अगर किसी पार्टिकल को हॉरिजॉन्टल ऐसे फेंक दोगे तो वो यूं जाएगा ना, भाई पैराबोलिक पाथ पर पढ़ा था ना हमने, तो ये तो ऐसे चलना शुरू हो जाएगा। क्या अब कंडीशन ऑफ कोलिजन में आप ये कह सकते हैं कि ये ओ पर मीट करेगा? अब ये स्ट्रेट लाइन पर चलेगा, आप यही नहीं कह सकते, और ये पाथ तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड पाथ होगा पैराबोलिक, फिर इनका इंटरसेक्शन निकालना। तो अब ये क्वेश्चन इस मेथड से करना पॉसिबल नहीं है, ठीक। रिपीट करता हूं, अगर दोनों पार्टिकल के पास एक्सीलरेशन है, दोनों पार्टिकल के पास पहले एक्सीलरेशन 0 था, लेकिन बोथ हैव सेम एक्सीलरेशन नॉन जीरो, ठीक, तो हम इस मेथड से नहीं सोच पाएंगे, क्योंकि एक पार्टिकल तो स्ट्रेट लाइन में चलेगा बच्चों, दूसरा पार्टिकल पैराबोलिक पाथ पर चलेगा, है ना, तो ये तो हम नहीं कह पाएंगे सही कि है कि नहीं है। क्लियर हो गई बात, ठीक। तो सर लेकिन दूसरे मेथड पर आइए जरा, दूसरा वाला जो मेथड मैंने रिलेटिव मोशन का बताया है उस पर आइए। जब हम उस मेथड में बच्चों एक्सीलरेशन उल्टा करके जोड़ेंगे, दोनों का एक्सीलरेशन, इसका एक्सीलरेशन भी डाउनवर्ड, ठीक है, और इसका एक्सीलरेशन भी डाउनवर्ड, जरा इस एक्सीलरेशन को उल्टा करके यहां जोड़ो, तो a12 रिलेटिव एक्सीलरेशन ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 0 आएगा कि नहीं आएगा? यानी कि ये वाला डायग्राम अभी भी वही रहेगा, कब? जब दोनों पार्टिकल का, व्हेन बोथ पार्टिकल हैव सेम नॉन जीरो एक्सीलरेशन, सेम नॉन जीरो एक्सीलरेशन, दिस मेथड विल रिमेन सेम, दिस डायग्राम विल रिमेन सेम, ये चेंज नहीं होगा, है ना, बढ़िया बात, मस्त एकदम। इसीलिए ये फायदेमंद है, क्योंकि वो जो है ना, तब सही अच्छा लग रहा था वो मेथड जब एक्सीलरेशन 0 था, लेकिन अगर दोनों का नॉन जीरो एक्सीलरेशन है तो वो मेथड इतना अच्छा नहीं है जितना अच्छा ये मेथड होगा, ठीक है बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं, इस बात से हम कुछ कंक्लूजन्स लिख लेते हैं, ठीक है, वो कंक्लूजन्स क्या है, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। कंडीशन ऑफ कोलिजन बिटवीन टू पार्टिकल्स, दो केस में, फॉर पार्टिकल विच आर मूविंग विथ सेम एक्सीलरेशन, जो अभी बताया है, a1 बराबर a2 बराबर a, a12 बराबर a1 माइनस a2 बराबर 0, इन मिड एयर का मतलब क्या हुआ? मैं ये बताना चाहता हूं कि प्रोजेक्टाइल मोशन में एक पार्टिकल को ऐसे फेंका, एक पार्टिकल को ऐसे फेंका। चलिए बताइए, दोनों का एक्सीलरेशन सेम है क्या बच्चों? पार्टिकल 1 का और पार्टिकल 2 का एक्सीलरेशन सेम है क्या? जी डाउनवर्ड है, कंफर्म है? तो बताइए, इंटरेस्टिंग बात, a12 बोले तो a1 माइनस a2, दोनों का जी डाउनवर्ड है, क्या मैं कह सकता हूं इसकी वैल्यू 0 आएगी? और अगर एक्सीलरेशन 0 है, अगर, फिर से सुनिएगा, एक्सीलरेशन 0 है तो गारंटी है पार्टिकल स्ट्रेट लाइन पाथ पर चल रहा होगा। कांस्टेंट वेलोसिटी कांस्टेंट, मतलब डायरेक्शन भी कांस्टेंट, मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट। डायरेक्शन कांस्टेंट होने का मतलब क्या हुआ? पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में चल रहा होगा। क्लियर है? दैट मीन्स रिलेटिव एक्सीलरेशन 0 होने का मतलब है कि एक पार्टिकल के फ्रेम से दूसरा पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में चलता हुआ दिख रहा होगा। सो बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, इफ टू पार्टिकल्स आर अंडरगोइंग प्रोजेक्टाइल मोशन, then motion of first particle with respect to second particle will always be a straight line. कब? in mid air, मतलब during their common time of flight. common time of flight, बताओ बच्चों, common time of flight क्यों लिख रहा हूं मैं?
बच्चों कॉमन टाइम ऑफ फ्लाइट इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि अगर एक पार्टिकल गिर चुका है, गिरा हुआ इंसान है ये, और गिर चुका है और दूसरा भी हवा में है, तो इसका एक्सीलरेशन तो जीरो हो जाएगा, लेकिन इसका एक्सीलरेशन जीरो नहीं होगा, इसका जी के बराबर होगा। तो क्या अब रिलेटिव एक्सीलरेशन जीरो हो पाएगा क्या? अब नहीं हो पाएगा। तब तो इसका मतलब इस समय हम स्ट्रेट लाइन वाली बात नहीं कर सकते। तो केवल कब कर सकते हैं? जब दोनों हवा में हो, दोनों नीचे गिरे ना हो, तब हम कहेंगे कि दोनों का एक्सेलरेशन सेम है, इसलिए रिलेटिव एक्सेलरेशन जीरो है। इसलिए एक के फ्रेम में दूसरे का मोशन गारंटी से स्ट्रेट लाइन होगा। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन है इसी बात पर बेस्ड, अगर आपको मेरी बात समझ में आ गई है। ये एक टावर है, जरा टावर सुंदर बना देता हूँ। ये एक टावर है 30 मीटर की, ठीक। यहाँ से एक पार्टिकल 1 को हॉरिजॉन्टली फेंका जाता है v वेलोसिटी से। ये टावर 2 है 10 मीटर हाइट की, बी टावर है। अब बी बोलो चाहे A1 2 बोलो, ये A होना चाहिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। यहाँ से दूसरे पार्टिकल को फेंकते हैं 10 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है। अच्छा वो पार्टिकल था, ओके ओके ओके, ये पार्टिकल 1 था और टावर तो ये है, और ये पार्टिकल 2 है जिसको 10 मीटर पर सेकेंड से फेंका गया है हॉरिजॉन्टल से 53 डिग्री एंगल पर। बच्चों ये डिस्टेंस है 20 मीटर। कह रहे हैं कि ये वाले पार्टिकल को कितनी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी v से फेंकें सो दैट पार्टिकल कोलाइड, ताकि पार्टिकल कोलाइड करे, उसके लिए v वेलोसिटी बताइए। चलिए शुरू हो जाइए, देखते हैं कितने लोग कर पाते हैं, फटाफट करिए। मैं तब तक पानी पीता हूं। देखते कितने लोग ये क्वेश्चन कर पाता है। नहीं हो रहा तो कोई बात नहीं, मैं समझाता हूँ, ठीक है बच्चों, ध्यान से सुनना, ठीक। देखते हैं। तो बच्चा पार्टी, ये एक टावर है, ये जैन शर्मा जे एस्पायरेंट, इन सब के भी आंसर 2 मीटर पर सेकेंड ही आ रहे हैं। चलिए मैं भी देख ही लेता हूँ बच्चों। ये 20 है, ठीक है, और ये है 10 मीटर, ओके। अब इसके कंपोनेंट कर लेते हैं। 10 का ये वाला कंपोनेंट, ये वाला कंपोनेंट कितना होगा और ये वाला कंपोनेंट कितना होगा। तो 10 cos 53 कितना होगा, 10 इंटू कॉस 53। कॉस 53 की वैल्यू होती है 3/5, तो कितना आया बच्चों 6 मीटर पर सेकेंड। और ये वाला आया साइन, तो ये आता है 8 मीटर पर सेकेंड, आप निकाल के देख लीजिएगा, ठीक है। अच्छा ये है v, ये इस डायरेक्शन में वेलोसिटी है v। अब बच्चों हमसे पूछ, आरव का आंसर चेंज हो गया यार, 6 हो गया, कोई बात नहीं, देख लेते हैं। अब बच्चों हमसे ये पूछा जा रहा है कि कंडीशन ऑफ कोलिजन, मतलब v अगर पार्टिकल को इससे टकराना है तो क्या होना चाहिए। मगर बहुत सिंपल है कि के, अरे 1 के फ्रेम में चले जाना यार, इन द फ्रेम ऑफ 1, इन फ्रेम ऑफ 1, इन फ्रेम ऑफ 1 की वेलोसिटी 0 हो गई। इसको उल्टा करके जोड़ना होगा 2 में, तो उल्टा करके जोड़ना होगा, तो 6 प्लस वी आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी, 6 प्लस वी आ गई। अच्छा अब जरा ध्यान से देखो, ये है वेलोसिटी 6 प्लस वी और ये वाला कंपोनेंट है 8 मीटर पर सेकेंड। रिजल्टेंट किधर होनी चाहिए, 1 की ओर होनी चाहिए, तभी तो ऐसा हो पाएगा। यानी ये रिजल्टेंट वेलोसिटी का डायरेक्शन होना चाहिए। ये वेलोसिटी के दो कंपोनेंट है बच्चों, एक कंपोनेंट है v+6 और दूसरा कंपोनेंट कितना है बच्चा 8, है कि नहीं है। अरे है ना यार।
तो बड़े वाले ट्राइंगल से टेन थीटा की वैल्यू निकालो, जरा निकालो निकालो निकालो, ये कितनी आएगी? ये 30 था टोटल, देखो तो ये 20 बचा कि नहीं बचा? ये 20 है। और ये कितना है? ये भी 20 है। तो ये एंगल 45 हुआ कि नहीं हुआ? आय हाय हाय हाय। अगर ये 45 है तो ये 45 है। इसका मतलब वेलोसिटी के दोनों कंपोनेंट सेम होने चाहिए, क्योंकि 45 एंगल जब होता है तो कंपोनेंट सेम आ जाते हैं, क्योंकि sin 45 cos 45 की वैल्यू सेम होती है। तो v + 6 = 8। तो v की वैल्यू कितनी आ गई? 2 मीटर पर सेकेंड। ये आंसर है। आया बच्चों समझ में? ठीक, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को कर सकते थे। मेथड नंबर 1। मेथड नंबर 2 बताता हूँ, ये भी बहुत बढ़िया है। जरा ध्यान से सुनना। हम यहाँ तक पहुँच गए कि ये है 30, ये है 30 और ये है 20, ये है 10। ठीक, ध्यान दीजिए। ये है v + 2, v + 6 और ये वाला कंपोनेंट है 8। ठीक है, अब मैं प्रोजेक्टाइल मोशन वाली बात बताता हूँ। ये 1 बैठा हुआ है, क्योंकि 1 के फ्रेम में हम लोग 1 फिक्स है कि कैसे उस प्रोजेक्टाइल वाली बहुत। अरे 2 जो है ना वो 1 के पास अगर पहुंचेगा बच्चों, ध्यान से सुनना, तो इसको ले लो x एक्सिस और इसको ले लो y एक्सिस। प्रोजेक्टाइल में 2 कंपोनेंट में डिवाइड करके काम करते थे, लेकिन उसमें वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सीलरेशन होता था। यहाँ वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सीलरेशन क्यों नहीं है? क्योंकि रिलेटिव एक्सीलरेशन की बात चल रही है, इसलिए। तो जितने समय में ये वाला कंपोनेंट इस दीवार को टच करेगा, पोल को टच करेगा, उतने समय में 8 वाला कंपोनेंट 20 मीटर चलेगा। ओके, तो v + 6 जितने समय में 20 मीटर चलेगा, उतने समय में 8 भी 20 मीटर चलेगा। और ये तभी हो सकता है जब v + 6 8 के बराबर हो, तो 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक बच्चों, यह है दूसरा मेथड उसी चीज को सोचने का। तो ये था कंडीशन ऑफ कोलिजन पर बेस्ड एक क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं और अब कैलकुलेशन ऑफ मिनिमम डिस्टेंस पर आते हैं। कैलकुलेशन ऑफ मिनिमम डिस्टेंस मतलब कि यार किस तरीके से हम 2 पार्टिकल के बीच की मिनिमम डिस्टेंस कैलकुलेट करें अगर उनका एक्सीलरेशन सेम है तो। ठीक है, हाँ ये देखा जाए, ये और भी मजेदार है, जरा ध्यान दीजिएगा बच्चा। वही वाला क्वेश्चन, ये पार्टिकल v1 से जा रहा है, थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। v1 l1 डिस्टेंस पर है ओरिजिन से, ये l2 डिस्टेंस पर है ओरिजिन से, ये v2 पार्टिकल नंबर 2 है, ये पार्टिकल नंबर 2 है, और ये कांस्टेंट वेलोसिटी v2 से जा रहा है। अभी एक्सीलरेशन 0 ले रहे हैं हम लोग। ठीक है, आपसे पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है आपसे, देखो ये एक्सीलरेशन 0 ले लिया, आपसे कहा जा रहा है कि इस बार ये कंडीशन नहीं होल्ड कर रही है, नहीं होल्ड कर रही है, नहीं होल्ड कर रही है। और अगर ये कंडीशन नहीं होल्ड कर रही है तो जो हमने कहा था कि पार्टिकल 1 ओरिजिन पर जितने समय में आएगा, पार्टिकल 2 भी ओरिजिन पर उतने ही समय में आएगा, तो L1/V1 = L2/V2 होगा और पार्टिकल कोलाइड करेंगे। लेकिन अगर ये बराबर नहीं है तो कोलाइड नहीं करेंगे। अब कोलाइड अगर नहीं करेंगे बच्चा तो क्या होगा? ध्यान से सुनना, जब ये यहाँ पर है तब ये यहाँ पर है, जब ये भाई साहब यहाँ पर है तब ये यहाँ पर है, जब ये भाई साहब यहाँ पर पहुँच गए तब ये भाई साहब यहाँ पर पहुँच गए। देखो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस पहले ये थी, फिर ये हो गई, फिर और कम हो गई कि नहीं हो गई, फिर ये यहाँ पर थे तो ये यहाँ पहुँच गए और कम हो गई। अब ये यहाँ पर हैं तो ये यहाँ पर हैं, बढ़ गई। अब ये यहाँ पर हैं, ये यहाँ पहुँचे, ये यहाँ पहुँच गए, देखो और बढ़ गई। क्या हुआ? कहीं पर बीच की डिस्टेंस कम होती चली जा रही थी। ये एक पार्टिकल है, ये एक पार्टिकल है, ये आ रहा है, ये आ रहा है, देखो तो कम हो रही, 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 अरे यार अरे यार अरे यार, कम हो रही, कम हो रही, अरे यार, बढ़ने लगी बढ़ने लगी बढ़ने लगी बढ़ने लगी। तो कहीं ना कहीं मिनिमम डिस्टेंस आएगी। हमसे वो मिनिमम डिस्टेंस पूछी जा रही है। क्या ये क्वेश्चन समझ में आ गई बात? है ना? अब वो मिनिमम डिस्टेंस कैसे निकालें, जरा ध्यान से सुनिए, बड़ा मज़ेदार क्वेश्चन है ये, बहुत ही मज़ेदार। इसमें हम क्या करेंगे, हम 2 के फ्रेम में जाएंगे या किसी भी एक पार्टिकल के फ्रेम में जाएंगे। ठीक,
तो हम 2 के फ्रेम में गए बच्चों, या 1 के फ्रेम में जाएं, आप जिसमें फ्रेम में जाना चाहें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखें, बेसिक बात, कि जिसके फ्रेम में हम जाते हैं वो रेस्ट पर आ जाता है पहली चीज़, और उसकी वेलोसिटी उल्टा करके दुनिया में हर जगह जोड़ देते हैं। तो इसके पास 2 वेलोसिटी आ गई, एक आ गई v1 और एक आ गई v2 को उल्टा करके जो जोड़ा है। ठीक, अब v1 और v2 ऐसे हैं ताकि इनका रिजल्टेंट 2 की ओर ना आए, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं अब कोलिजन हो, दिया है ना ये कोलिजन नहीं हो रहा है। तो क्या होगा बच्चों, स्ट्रेट लाइन में तो चलेगा ना, v1 और v2 के रिजल्टेंट डायरेक्शन में स्ट्रेट लाइन में चलेगा कि नहीं चलेगा। तो ये भाई साहब इधर चले गए, ये 2 रेस्ट पर है। ठीक, तो बताइए, मैं यहाँ खड़ा हूँ और यहाँ पर सामने मेरे एक रोड है, मैं यहाँ खड़ा हूँ, मेरे सामने एक रोड बनी हुई है, एक आदमी यहाँ पर टहल रहा है, आगे जा रहा है, चलता चला जा रहा है, चलता जा रहा है। इस आदमी से डिस्टेंस मिनिमम कब होगी बताइए, मिनिमम डिस्टेंस इस आदमी से कब होगी, जब परपेंडिकुलर उस रोड पे डाल दें, वही तो मिनिमम डिस्टेंस होगी। तो पार्टिकल 2 से अगर मैं इस पर परपेंडिकुलर डाल दूँ तो ये है वो मिनिमम डिस्टेंस जिसकी बात चल रही है, डी मिनिमम, ये है वो मिनिमम डिस्टेंस जिसकी बात चल रही है। अभी कैलकुलेट करेंगे, चिंता मत करो, कॉन्सेप्ट तो यूज़ कर लिया ना बच्चों, कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया ना, कॉन्सेप्ट समझ में आना ज़रूरी है। अब कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो एक डाटा दूंगा, आप कोशिश करिए, फिर मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, उसके पहले एक चीज़ और, एक और मेथड बताता हूँ आपको। ये मेथड नंबर 1 है रिलेटिव वेलोसिटी का। एक और मेथड बताता हूँ, मेथड नंबर 2, बिना रिलेटिव वेलोसिटी के। ऐसे याद आ गया तो मैंने कहा बता ही देते हैं भाई। ये है पार्टिकल 1, ये है पार्टिकल 2। पार्टिकल 1 जो है बच्चों L1 डिस्टेंस पे है, v1 वेलोसिटी से चल रहा है। पार्टिकल 2 v2 से चल रहा है और L2 डिस्टेंस पर है। ठीक, टी टाइम बाद अगर मैं बात करूं, टी टाइम मान लेते हैं ये स्टार्टिंग यहाँ से हुई है, टी टाइम बाद ऊपर वाला पार्टिकल कितनी डिस्टेंस चल लेगा, v1t, तो ये डिस्टेंस बचेगी कितनी, L1 माइनस v1t। ठीक, अच्छा, दूसरा वाला पार्टिकल कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा बच्चों, v2t, तो ये डिस्टेंस कितनी बचेगी, L2 माइनस v2t, बचेगी नहीं बचेगी। ठीक, अब इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालो, आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ी है, इन दो पार्ट या पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, इन दोनों पार्टिकल के बीच की डिस्टेंस बोलिए कितनी होगी। तो मान लेते हैं इन दोनों के बीच की डिस्टेंस s है, तो s बराबर क्या आएगा, रूट ओवर, या एस स्क्वायर बराबर लिख लेते हैं, एस स्क्वायर बराबर L1 माइनस v1t का होल स्क्वायर प्लस L2 माइनस v2t का होल स्क्वायर, ये दोनों के बीच की डिस्टेंस होगी। ठीक, अब ये बताइए आप क्या चाहते हैं, आप ये चाहते हैं कि ये डिस्टेंस कहीं ना कहीं मिनिमम होने वाली है, और आपको मैंने डिफरेंशिएशन के बाद मैक्सिमम मिनिमम पढ़ाया था। क्या करें, अगर डिस्टेंस मिनिमम होगी तो एस स्क्वायर भी अपनी मिनिमम वैल्यू अचीव करेगा, तो इसका डेरिवेटिव ले लेते हैं, टी के रिलेटिव, इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, और डिफरेंशिएट करके किससे इक्वेट करना होता है, ज़ीरो से। याद आया, अगर आपको मैक्सिमम मिनिमम देख करना है तो डेरिवेटिव ज़ीरो होना चाहिए, जिस टाइम पर डेरिवेटिव ज़ीरो होगा उस टाइम पर इनके बीच की डिस्टेंस मिनिमम होगी, बस हो गया ख़त्म। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, और एक डाटा के साथ आपको क्वेश्चन देता हूँ, देखते हैं कितने लोग ये क्वेश्चन कर पाते हैं। ठीक है, ये रहा क्वेश्चन आपके सामने, शुरू हो जाइए। करिए भाई, करिए क्वेश्चन करिए, देखते हैं कितने लोग कर पाते हैं।
ठीक, अब मैंने काफ़ी इंतज़ार कर लिया, अब मैं बताता हूँ बच्चों। 4 मीटर पर सेकेंड और ये है 3 मीटर पर सेकेंड, किसी भी एक के पार्टिकल के फ्रेम में चले जाते हैं, ठीक है। अगर मैं 4 वाले के फ्रेम में गया तो ये क्या करेंगे, इसकी वेलोसिटी का उल्टा करके जोड़ देंगे। ये है 4 मीटर पर सेकेंड, ठीक, जोड़ दिया। अच्छा, ये जोड़ने के बाद फिर क्या हुआ, ये भाई साहब रेस्ट पे आ गए। तो नया डायग्राम बनाऊँ, नया डायग्राम बनाता हूँ। नया डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा। नया डायग्राम बनेगा, ये है 40 मीटर और ये है 40 मीटर। हाँ, अच्छा, अब ये और ये दो पार्टिकल हैं, ठीक। ये फिक्स है, ये फिक्स है क्योंकि इसके फ्रेम में गए हैं। और इस पार्टिकल के पास दो वेलोसिटी के कंपोनेंट हैं, ये वाला 4 है बच्चों और ये वाला 3 है, ठीक। तो ये थोड़ा सा इधर की ओर जाएगा कि नहीं जाएगा, ये इस साइड 4 की तरफ झुकेगा तो ये ऐसे निकल जाएगा। और अगर ये ऐसे निकल गया तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है ना वो मिनिमम डिस्टेंस हो गई। तो थोड़ी ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, ज्योमेट्री अप्लाई करनी है, और ज्योमेट्री तो ऐसा लगता है जैसे आपकी बहुत स्ट्रांग हो। तो मैं एक बार वापस से क्वेश्चन नया डायग्राम बनाता हूँ। ये पता नहीं कहाँ से ये हेडिंग आ गई, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, इसका कोई मीनिंग नहीं है, ध्यान दीजिएगा। ये और ये एक डायग्राम है जिसमें ये 40 है बच्चों, ये भी 40 है, ये भी 40 है, ठीक है। और यहाँ से पार्टिकल के पास दो वेलोसिटी है, एक 4 ये वाला कंपोनेंट और ये वाला कंपोनेंट 3। 4 और 3 का रिजल्टेंट कुछ इस साइड आ गया बच्चों, और ये चला गया पार्टिकल, ठीक। एक बात तो तय है कि अगर ये थीटा है तो टेन थीटा की वैल्यू 3/4 है, तो थीटा की वैल्यू 37 डिग्री होगी कि नहीं होगी। ये एंगल आ गया 37 डिग्री, ठीक। तो ये एंगल अगर अपन देखें, ये एंगल और ये वो पार्टिकल है, ठीक है। ये भी 37 होगा यार, ये भी 37 होगा, होगा कि नहीं होगा। अच्छा, ये 40 है। चलिए मान लेते हैं ये बच्चों x1 है, ये लेंथ जहाँ पर ये इसका रास्ता कट कर रहा है ना इस एक्सिस को, x को, ये x1 मान लिया, ठीक। अच्छा, ये एंगल 37 है, ध्यान से देखो, ये वाला ये वाला। तो 40/x1, 40/x1 की वैल्यू 1037 मतलब 3/4 होगी कि नहीं होगी। तो यहाँ से x1 की वैल्यू बच्चों आती है 160/3, ये x1 की वैल्यू आ गई। अच्छा, अब x1 की वैल्यू अगर 160/3 है बच्चों, तो ये कितना बचा, ये गैप जो आपको दिख रहा है ये कितना बचा, ये गैप कितना बचा, एक बार ये देख लें, बिल्कुल देख लें। x1 -40 दैट मीन्स 160/3 -40, ठीक। तो कितना आया, 160 - 120/3, तो ये आ गया 40/3, ये है 40/3, ये डिस्टेंस 40/3। लेकिन हमको तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी है ना, परपेंडिकुलर दूसरे कलर से बनाता हूँ। अब ये वाली डिस्टेंस निकाल ली है ना। और ये 40/3 आ गई ये वाली, और ये एंगल 37 पता है। अच्छा, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो मिनिमम डिस्टेंस इसको एल ले लेते हैं, ठीक है। इस ट्राइंगल को ध्यान से देखो, ये परपेंडिकुलर है ना, ऐसा ऐसा और ऐसा, ये 37, ठीक। ये परपेंडिकुलर एंगल के सामने वाले को क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर बोलते हैं ना, और इसको बेस बोलते हैं, याद आया कुछ। और ये हाइपोटेनस 40/3। तो साइन वाला फॉर्मूला लगाया जाए, क्या फॉर्मूला लगाएं बोलो, L/40/3 परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस इज साइन 37 दैट इज 3/5, ठीक। तो जरा L की वैल्यू बताओ, मैं थोड़ा इधर लिख देता हूँ, ये इस साइड। तो L की वैल्यू आएगी 3/5 इंटू 40/3, ये 3 से 3 कैंसिल हो गया और ये आ गया 8 मीटर। शाबाश बच्चों। सर वी कांट compete कोटा स्टूडेंट्स, दे आर अहेड, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये आपकी बिल्कुल गलत फहमी है बच्चा, बहुत गलत फहमी है। आप लोग किसी को compete कर सकते हैं इस दुनिया में, कोई भी हो जाए, आप सबकी बैंड बजा सकते हैं। वाह, इतने लोगों का 8 आंसर आ गया, ओ हो कितने जल्दी आ गया, बस जैसे ही सर ने आंसर निकाला वैसे ही आ गया नालायको। चलो अच्छा, कोई बात नहीं, मैं मान लेता हूँ आपका आ गया है। लेकिन मेरा मानना ये है
कि आज की पढ़ाई हुई चीज़ किसी काम की नहीं है अगर आपने घर में जाकर के ऐसे यही क्वेश्चन दोबारा से सॉल्व नहीं किए तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। शौर भार्गव, जतिन शर्मा, अभय यादव सब 8 फटाफट फटाफट सर ने देखा आंसर आ गया। चलिए ठीक, कोई बात नहीं। कुछ की पॉइंट है मेथड 2 से बताएंगे। अच्छा बता देते हैं भाई। सोहम ने कहा है, सोहम देश पांडे ने कहा है कि सर मेथड 2 से एक बार हो जाए। मैं कहा हो जाए। चलिए मेथड 2 से शुरू करते हैं बच्चों। की पॉइंट को मारिए गोली, थोड़ी देर में देखेंगे की पॉइंट। मेथड 2 है, ध्यान देना जरा, कि ये 30 से चल रहे थे भाई साहब, 3 से चल रहे थे, तो टी टाइम में 3t डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे तो ये कितनी बचेगी 40 माइनस 3t, और ये बचेगी 40 माइनस 4t। कुछ याद आया? ये 4 से चल रहे थे, है ना, तो इनके बीच के डिस्टेंस निकाल लेते हैं। s इक्वस टू एस स्क्वायर इक्वस टू 40 माइनस 3t का होल स्क्वायर प्लस 40 माइनस 4t का होल स्क्वायर। ब्रो मेथड 2 टू लेंदी। अच्छा कोई बात नहीं, देखो लेंदी मेथड कभी खराब नहीं होता है, क्योंकि कुछ नहीं पता किस तरीके के क्वेश्चन में दूसरा वाला मेथड बड़े काम का हो जाए बच्चों ना। तो ट्वाइस ऑफ 4 माइनस 3t इंटू माइनस 3, ये इसका डेरिवेटिव हो गया, जो कि आपको समझ में नहीं आया होगा क्योंकि आपकी डेरिवेटिव तो भूल गए, बहुत साल पहले पढ़ाया था आपने। प्लस ट्वाइस ऑफ 40 माइनस 40 माइनस 4 बराबर 0। डेरिवेटिव को 0 करना होता है ना मैक्सिमा निकालने के लिए। ठीक है, अब जरा मल्टीप्लाई वगैरह करते हैं, ठीक है, और माइनस को हटा देते हैं पूरी इक्वेशन में, ये वाले माइनस को, ये वाले को और ये वाले को, दोनों को हटा सकते हैं ना। तो ये आ गया 12 120 माइनस 90 प्लस 160 माइनस 16t, ये बराबर 0। तो 90 और 16t को अगर ऐड कर दे तो 25t आता है बच्चों, और 120 और 160 ये दोनों मिलकर के कितने हो जाएंगे जरा निकाल के देखो। 280 आ रहा है क्या, है ना। अच्छा तो t की वैल्यू कितनी आ गई, ओहो ये क्या हो गया, तो यहाँ से t की वैल्यू कितनी आ गई 280 अपॉन 25 आ गई। ठीक है, तो ये आ गया 57 अपॉन 5। अब हम इस t की वैल्यू को 57/5 को एक बार चेक कर लेता हूँ बच्चों, सही आ रही है कि नहीं आ रही है। 120 माइनस 90 और ये आ गया 160 माइनस 16t। परफेक्ट है, फाइन है, क्लियर है, ओके ठीक है। उसके बाद 56/5 आएगा क्या, 280 है। अच्छा 280 है भाई, 285 पता नहीं है भाई, 285 लिख दिया तो यह आ जाएगा और दो, ये आ जाएगा 56/5 ये आ गया। अब ये 56/5 जो है ना, ये यहाँ पर पुट कर दीजिए और एस स्क्वायर की वैल्यू निकाल लीजिए। तो 40 माइनस 168/5 स्क्वायर प्लस 40 माइनस 4t, t की वैल्यू 224/5 का होल स्क्वायर। इतना मुश्किल, ठीक है। चलिए एस स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 200 आएगा ना, 5 इंटू 40, 200 में से 168 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो कितना आएगा, ये बचेगा 32 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 5 का स्क्वायर प्लस, और उधर बचेगा 24 का स्क्वायर अपॉन 5 का स्क्वायर। ठीक, चेक कर लीजिए भाई एक बार। ठीक, तो ये कितना आएगा चेक करो, ये आ जाएगा। देखो इसको क्या लिख सकते हो, 32 का स्क्वायर को क्या लिख सकते हो बताता हूँ, 8 इंटू 4 32 होता है, तो 8 का स्क्वायर इंटू 4 का स्क्वायर अपॉन 5 स्क्वायर। इसको लिख सकते हैं 6 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर, सॉरी 3 स्क्वायर इंटू 8 स्क्वायर अपॉन 5 स्क्वायर। 8 स्क्वायर को कॉमन ले लो, 8 स्क्वायर बाई 5 स्क्वायर
ठीक है, अंदर बचा 4² प्लस 3²। 4² प्लस 3² 5² होगा कि नहीं होगा, ये हो गया कैंसिल। तो एस की वैल्यू कितनी आ गई, 8। ये है मेथड नंबर 2। ये लीजिए साहब, आपकी इच्छा मैंने पूरी कर दी है, वापस से आंसर 8 आ चुका है। दूसरे वाले मेथड से गंदा था लेकिन आंसर तो आ गया। ठीक है, चलिए की पॉइंट। अब ये की पॉइंट है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। तो वेलोसिटी ऑफ बोट, ये जो पॉइंट्स है ना बच्चों, लोगों को ये पॉइंट्स का मतलब पता नहीं होता है और उस चक्कर में गलती कर देते हैं। इसलिए मेरा मानना है ये पॉइंट बताने बहुत इंपॉर्टेंट हैं अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं तो सबसे पहली चीज, वेलोसिटी ऑफ बोट या फिर स्विमर, बोट और स्विमर, वेलोसिटी ऑफ बोट और स्विमर इन स्टिल वाटर क्या रिप्रेजेंट करता है? द वेलोसिटी ऑफ बोट या फिर स्विमर विद रिस्पेक्ट टू वाटर, वाटर इज ऑलवेज स्टिल विद रिस्पेक्ट टू वाटर। ये इसका रीजन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान से सुनिएगा जरा सभी लोग। इंपॉर्टेंट बात यह है बच्चों कि अगर मैं आपसे बोलूं, ध्यान से सुनना, कि वेलोसिटी ऑफ बोट, वेलोसिटी ऑफ बोट, ऑब्वियसली मैग्नीट्यूड बोल रहा हूं, इन स्टिल वाटर, इन स्टिल वाटर 4 किलोमीटर पर आवर है। ठीक, वेलोसिटी ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज 4 किलोमीटर पर आवर। ये आ गई। ठीक है, अच्छा, अब इसका क्या मीनिंग है मैं ये समझाने जा रहा हूं। मतलब ये जो वेलोसिटी गिवन है, ये वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू वाटर गिवन है हमको, या फिर ये वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर गिवन है। इन दोनों में से ये क्या है? वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू ये वाटर, सॉरी, वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू वाटर है, या फिर ये वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है। मतलब सामने वाटर से देखने पर ये दिखाई देगा या ग्राउंड के फ्रेम में ये होगा, ये बता रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। हालांकि मैंने बता तो दिया था आपको, लेकिन फिर से एक बार बता रहा हूं कैसे, वो बताना बहुत जरूरी है। आपको लग रहा होगा वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड होना चाहिए सर, आप ही तो कह रहे हो वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू वाटर, वाटर स्टिल होगा ना बच्चा। वेलोसिटी ऑफ बोट इन स्टिल वाटर मतलब वेलोसिटी, बोट की एक कैपेसिटी है, बोट के इंजन की एक कैपेसिटी है, ठीक है, और वो स्टिल वाटर में 4 किलोमीटर पर आवर से जा रही है। ठीक, जब हम कभी भी वाटर के फ्रेम में जाएंगे, इन वाटर फ्रेम, इन वाटर फ्रेम, हमेशा हमेशा वाटर स्टिल हो जाएगा कि नहीं? वाटर स्टिल हो जाएगा कि नहीं? अगर हम वाटर के फ्रेम में जाएंगे तो वाटर स्टिल हो जाएगा और बोट की वेलोसिटी ये हो जाएगी। इसका मतलब ये वाली वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ बोट इन स्टिल वाटर जब भी दिया जाए, इसका मतलब इसका मैग्नीट्यूड दिया जा रहा है। ठीक है, दूसरा तरीका बताता हूं। मान लीजिए एक बहुत दिनों से एक ऐसे ही स्टेशन था, या मतलब एक स्टेशन तो नहीं बोलेंगे, एक रेलवे ट्रैक था काफी पुराना सा, और उस पर एक जो ट्रेन का डब्बा होता है वो था खुला हुआ, आप उस, वो खड़ा था बहुत दिनों से। ठीक है, आप उस पर डेली दौड़ने जाते थे, आपको दौड़ने का शौक चढ़ा, आपने कहा थोड़ा सा हेल्दी हो जाए, मोटापा जरा कम कर लें, है ना, तो दौड़ने का शौक चढ़ा और आपने दौड़ना शुरू किया। आपके दौड़ने की वेलोसिटी मान लेते हैं कुछ है 2 मीटर पर सेकेंड, मान लेते हैं ये आपकी वेलोसिटी, ठीक, दौड़ने की 2 मीटर पर सेकेंड। और ये रुकी हुई गाड़ी थी, ठीक, ऐसे ही, मतलब बहुत दिनों से जंक में पड़ी हुई थी और ऐसे रेस्ट पर थी, और आप डेली आते थे, मॉर्निंग वॉक करते थे, टिक 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 2 मीटर पर सेकेंड से दौड़ते थे। तो क्या कहेंगे? वेलोसिटी ऑफ दिस बॉय इन स्टिल ट्रेन, बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? ठीक है,
एक दिन आप प्रैक्टिस कर रहे थे और सडनली क्या हुआ, ये ट्रेन चलने लगी। किसी का मूड खराब हो गया, भाई इसको लेके भाग गया और बहुत तेज दन दनादन दनादन 40 मीटर पर सेकंड से जा रही थी, बहुत तेज। आप लेकिन घबराए नहीं, आपने कहा ठीक है यार, जहां रुक जाएगी वहां पर देख लूंगा, अभी तो मैं अपना दौड़ना कंटिन्यू करता हूं। आप फिर दौड़ने लगे। तो बताइए, आपकी जो वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकंड बच्चों, वो अभी भी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड होगी या विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन होगी? ग्राउंड से देखने वालों को आप अभी भी उतनी धीरे धीरे चलते हुए दिखाई दे रहे होगे क्या? अब तो ट्रेन जा रही खाक से, तो आप तो बहुत तेजी से आगे निकल जाओगे। लेकिन ट्रेन के अंदर वालों के लिए आप अभी भी वैसे ही दौड़ रहे होंगे अगर कोई ट्रेन में बैठा होता तो। इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ बॉय इन स्टिल ट्रेन का आगे फर्दर कभी भी यूज करना है तो विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन आप उसी मैग्नीट्यूड को यूज कर सकते हो। क्लियर है बच्चों? ठीक, चलिए दूसरे स्टेटमेंट पर आते हैं। दूसरा स्टेटमेंट है हेड ऑफ द बोट या फिर स्विमर और स्विमर। स्विमर मतलब तैरने वाला, तैराक, रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ बोट और स्विमर विद रिस्पेक्ट टू वाटर। मतलब साहब, मतलब ये कि अगर किसी ने ये बोट बनाई तो बच्चों ये बोट का हेड होगा, ये टेल होगी, ठीक, ये बोट का हेड है। अब बोट की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में आपको शो करनी है, तो ये कौन सी वेलोसिटी शो होगी? ये वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड शो होगी या ये वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू वाटर शो होगी? ये क्या शो होगी, ये आपसे पूछा जा रहा है, बताइए। ये किसका डायरेक्शन होगा? ये डायरेक्शन वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू वाटर का होगा या फिर वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड का होगा? अब ये बात फिर से सुनिए सिर्फ, वही वाली चीजों से जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताई है। आप इस तरफ आपका मुंह है ट्रेन के अंदर, ये आपकी आंखें हैं, ठीक है। तो जिस डायरेक्शन में आंखें हैं आप उसी डायरेक्शन में दौड़ते हो यार, ऐसे करके थोड़ी दौड़ता है कोई, है ना। तो आप इस डायरेक्शन में हेड कर रहे हैं आप, तो जो आपकी ये वेलोसिटी होगी विद रिस्पेक्ट टू जो ट्रेन में लोग बैठे होंगे वो आपको इसी डायरेक्शन में जाता हुआ देख रहे होंगे, लेकिन नीचे वाले तो नहीं देख रहे होंगे, क्योंकि मान लीजिए जब आप वापस लौट रहे थे तो आप तो 1 सेकंड में 2 ही डिस्टेंस ट्रेवल कर पा रहे थे, 2 ही मीटर, और ये ट्रेन जो है 1 सेकंड में 40 मीटर ट्रेवल कर रही थी, तो ग्राउंड वाले के लिए तो आप उल्टा जा रहे हो। तो अगर मैं कहूँ मेरा हेड जिस डायरेक्शन में है उस डायरेक्शन में मेरी कौन सी वेलोसिटी होगी विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन, तो यहां पर अगर मैं आऊं तो विद रिस्पेक्ट टू क्या होगी? वाटर। ठीक है, यहां तक कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिखो, मैं दोबारा से समझा दूंगा। ठीक, डायरेक्शन ऑफ फ्लटरिंग ऑफ फ्लैग। फ्लटरिंग का मतलब जानते क्या होता है? अरे फड़फड़ फड़फड़ा जो करता है ना, फ्लैग फड़फड़ाता है, उसे फ्लटरिंग ऑफ फ्लैग बोलते हैं। रिप्रेजेंट्स डायरेक्शन ऑफ विंड और एयर विद रिस्पेक्ट टू मास्ट और पोल। मास्ट किसे कहते हैं? जिस पर फ्लैग बंधा हुआ होता है, दिस इज मास्ट, ये मास्ट है, ये पोल जो है ना ये मास्ट कहलाता है। तो डायरेक्शन ऑफ फ्लटरिंग ऑफ फ्लैग का मतलब होता है वेलोसिटी ऑफ विंड विद रिस्पेक्ट टू मास्ट। और इसका एग्जाम्पल है, एक पोल है आपके सामने, ठीक है बच्चों, उस पोल को पकड़ करके आपने यूं 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 ऐसे करते हैं ना, जब किसी मैच में लोग जाते हैं ऐसे वो झंडे को लेकर के ऐसे ऐसे करते हैं, ऐसे फैलाते हैं, तो क्या होता है? अगर आप ऐसे ले जा रहे हो, ऐसे ले जा रहे हो, तो क्या ये आपके आगे आगे ऐसे ऐसे फड़फड़ाता है? ऐसे जब आप इधर झंडा ले जा रहे होते तो पीछे फड़फड़ा रहा होता है कि नहीं? पता है क्यों? क्योंकि आपके मास्ट के रिलेटिव विंड पीछे होती है,
तो वो हमेशा मास्ट जो है ना, वो जो फ्लैग जो फ्लटरिंग है ना, फड़फड़ फड़फड़ फड़फड़, वो इसके रिलेटिव विंड का डायरेक्शन, तो जब हम इधर चलते हैं तो विंड विंड इसके रिलेटिव उल्टा चलेगी ना, तो ये उल्टे डायरेक्शन में फड़फड़ फड़फड़ करता है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, डायरेक्शन ऑफ फ्लटरिंग ऑफ फ्लैग रिप्रेजेंट्स डायरेक्शन ऑफ विंड विद रिस्पेक्ट टू मास्ट और पोल। ठीक, अगली बात, लास्ट पॉइंट, इतना ही पढ़ाऊंगा, इसके बाद नहीं पढ़ाऊंगा। टाइम टेकन इन गोइंग अवे एंड रिटर्निंग बैक टू अ फिक्स्ड, ये अभी आपको ध्यान देने की जरूरत नहीं है, ये नेक्स्ट क्लास में मैं आपसे पूछूंगा, ठीक है ना, और फिर इस पे चर्चा शुरू करूंगा। और नेक्स्ट क्लास में ना आपका ये टॉपिक रिलेटिव मोशन भी लगभग खत्म हो जाएगा, मतलब उसके बाद फिर हम न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो आप इस दौरान क्या करेंगे, संडे भी आ रहा है, तो 3 असाइनमेंट्स पढ़ें, आपको मिल गए होंगे, एक टेबल मिली होगी टेलीग्राम चैनल पर, आपको मिली होगी, शेयर की गई होगी आपसे, वो तीनों असाइनमेंट पूरी शिद्दत से आपको करने हैं। आगे मौका लगा तो मैं आप लोगों के नंबर लेके असाइनमेंट चेक भी करूँगा, ठीक है। फिर उसके बाद रिलेटिव मोशन का भी असाइनमेंट दूंगा, वो असाइनमेंट भी करिएगा। तो बच्चों, ये जो आज लास्ट पेज पे पढ़ाया, मेरी रिक्वेस्ट है कि नेक्स्ट क्लास में बिल्कुल टिप पर रख के आइएगा, तो ही आप मेरी बातों को अच्छे से समझ पाएंगे, वरना नहीं समझ पाएंगे। ये मेरी रिक्वेस्ट है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टाटा बाय बाय, थैंक यू।